गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगा। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। आज हम एमएससी सेकेंड ईयर का जो पेपर पढ़ रहे हैं विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स, उसका स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। 2013 में, 2014 में, फिर 2016 में और लास्ट में 2018 में पूछा गया था राजस्थान यूनिवर्सिटी में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम इसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसलेशन कूलिंग वाला टॉपिक है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग इसका पहले ही पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का हो या फिर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। प्लेन क्यूटी फ्लो विद ट्रांसपिरेशन कूलिंग, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आज हम पढ़ रहे हैं। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले पढ़ चुके हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। क्लियर। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ स्टूडेंट, बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो देखो, मैं आपको क्लियर कर दूँ, वैसे तो जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं ना, सभी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ा रही हूँ। इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सारी चीज़ें कवर करते हुए चलें। तो जितने भी हमने लेक्चर्स लिए हैं विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स के, ज़्यादा नहीं है, 25 एक लेक्चर हैं। आप लोग प्लीज़ सभी लेकर जाइए। अगर सभी लेक्चर लेंगे, अब की बार वैसे ही 50% करना है, पूरा पेपर तो हमने करना नहीं है, ठीक है। 50% का मतलब हो गया 50 नंबर का पेपर आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है बस। तो 50 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करना है, और उसमें भी यूनिट का कुछ चक्कर ही नहीं है, ठीक है। मतलब आप एक यूनिट में से दो दो क्वेश्चन आते हैं, और में आते हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन फिर दूसरा क्वेश्चन, यानी कि आप दोनों को उसमें से एक करना होता था। इस बार तो वो भी नहीं है, कोई झंझट नहीं है, आप लोग एक यूनिट के दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। तो एक बार सोच के देखो, एक यूनिट के 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे आप लोगों ने, ठीक है। 20-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 40 नंबर तो आपके एक यूनिट में से ही हो गए। एक यूनिट अगर आप लोगों ने पढ़ ली तो 40 नंबर तो वैसे ही हो गए आप लोगों के। और एक यूनिट और कोई सी पढ़ लो, उसमें से एक कोई भी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें से ए और बी होते हैं, ठीक है। फिर और अथवा में दूसरा क्वेश्चन रहता है, हर यूनिट में यही रहता है, इसमें से ए और बी होते हैं, ठीक है। 20-20 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये 20 नंबर का, ये 20 नंबर का। तो आप लोगों ने एक यूनिट में ही 40 नंबर कवर कर लिए। दूसरी यूनिट जो भी पढ़ के जा रहे हो उसमें से कोई भी अटैम्प्ट कर लेना, समझ रहे हो। तो बस ऐसी तरह से पढ़ो, हम लोग इसी तरह से सिलेबस कंप्लीट करते चल रहे हैं। तो आज ये आप लोगों का लास्ट है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पहले इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखी है, थ्योरी आप लोगों ने भी एग्जाम में लिख के आनी है। लेट अस कंसीडर अ 2 डायमेंशनल स्टडी लैमिनार फ्लो। 2 डायमेंशनल बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप चाहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लो या फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लो, यानी कि एक्स वाई जेड लो या फिर आर थीटा जेड लो, ठीक है। 2 डायमेंशनल लेना है, यानी कि दो ही केवल कंपोनेंट आएंगे, या तो एक्स और वाई ले लो या फिर आर और थीटा। क्लियर। मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई यूज़ किए थे, और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में भी आज हम ये यूज़ कर रहे हैं। आप लोगों ने एग्ज़ाम जब देने जाओ ना, याद रखना है कि कौन से कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हो। पता है आप लोगों को अभी तो लग रहा होगा ये तो नॉर्मल सी बात है, याद रह गई। एग्ज़ाम में कई बार भूल जाते हैं, यही नहीं याद रहता है कि कोऑर्डिनेट कौन से यूज़ करना है, किस कोऑर्डिनेट में हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ एनर्जी लिखनी है। क्लियर। चलो, एक चीज़ और याद रखना, हम लोग जब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं तो वहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसमें वेलोसिटी आ रही होती है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, इसीलिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे। आज हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकाले हैं, तो उनमें हम लोगों ने एनर्जी इक्वेशन यूज़ करी, क्योंकि एनर्जी इक्वेशन में हमें टेम्परेचर रहता है, मिलता है। क्लियर। चलो, 2 डायमेंशनल फ्लो पढ़ रहे हैं हम लोग, स्टडी लैमिनार फ्लो हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं। विस्कस इनकम्प्रेसिबल, विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। कंप्रेसिबल नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना।
फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट लेके चलेंगे, उनके बीच फ्लो हम लोगों ने कंसीडर किया है। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं अभी, बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा है नहीं। वन इज इन यूनिफॉर्म मोशन, एक आप लोगों के यूनिफॉर्म मोशन में यानी एक गति कर रही है एक प्लेट, जो दूसरी प्लेट है वो रेस्ट पोजीशन पर है, स्टेशनरी पोजीशन पर है, यानी वो स्थिर है, गति नहीं कर रही है। विद यूनिफॉर्म इंजेक्शन एट द स्टेशनरी प्लेट, इंजेक्शन कहाँ हो रहा है, स्टेशनरी प्लेट पे, सक्शन कहाँ हो रहा है, मूविंग प्लेट पे, ये याद रखना है। अब इंजेक्शन और सक्शन क्या होता है, तो ये तो हम लोगों ने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जब पढ़ा था, क्या होता है ये याद है आप लोगों को, नहीं है? देखो मैं बता देती हूँ, फिर रिपीट कर लेते हैं। इंजेक्शन और सक्शन से पहले आप लोगों को बट एक चीज़ पता होनी चाहिए पोरस वॉल के बारे में। तो देखो एक ऐसी वॉल, अ वॉल प्लेट सच दैट इट हैव फाइनाइट होल्स, एक ऐसी प्लेट है जिसमें काफ़ी सारे छेद हुए हैं, ठीक है, होल्स हैं। अब ये यहाँ पे चीज़ देखने की है, यहाँ लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर यूनिफॉर्मली, यानी ऐसा नहीं है कहीं भी उसमें होल्स हैं, यूनिफॉर्मली है। जैसे मान लेते हैं एक ये प्लेट है, ठीक है, इसमें यूनिफॉर्मली है यानी कुछ ना कुछ सेटअप में है, इस तरह से हुआ, फिर अंदर एक बन रहा है, यूनिफॉर्मली है, ऐसा नहीं है कहीं भी कुछ भी लगा दिया, ऐसे ऐसे कहीं भी कुछ भी, कितने भी, ठीक है। एंड इंटरकनेक्टेड ईच अदर, और हर एक छेद, हर एक होल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। थ्रो वॉल प्लेट इन विच फ्लू कैन मूव थ्रू द होल्स, देन वॉल और प्लेट इज कॉल्ड पोरस वॉल, एक ऐसी वॉल जिसमें कि काफ़ी सारे होल्स हों यूनिफॉर्मली, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसमें जब फ्लो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उससे फ्लूड फ्लो होता है उन आप लोगों के होल से, तो उसे हम लोग, उस प्लेट को हम लोग क्या देते हैं, पोरस प्लेट या फिर पोरस वॉल, कुछ भी। ठीक है, अब देख लो इंजेक्शन और सक्शन के बारे में थोड़ा सा। तो इफ़ द मोशन ऑफ द फ्लूइड थ्रू द पोरस वॉल सच डैट फ्लूइड फ्लो इन द फ्लो रीजन, यदि जहाँ पर फ्लो हो रहा है वहाँ पर ये आप लोगों का फ्लूइड बह रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो रीजन में ही, पोरस वॉल में, तब तो हम क्या देते हैं, इंजेक्शन। और यदि फ्लो रीजन को छोड़ देता है फ्लूइड, उसे हम क्या देते हैं, सक्शन। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं आराम से, डेफिनेशन समझ आया, ये इंजेक्शन रहा और ये सक्शन रहा। चले अपना टॉपिक पे, देखिए यहाँ तक समझ आ जाता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन ली थी कि जितने भी आप वेरिएबल ले रहे हो फ्लूइड के, वो सभी वाई के फंक्शन होंगे। दो कोऑर्डिनेट लेके चल रहे हैं हम यहाँ, एक्स और वाई, लेकिन जितने भी वेरिएबल हैं, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, वो ले लीजिए, आप लोगों का प्रेशर ले लीजिए, ठीक है, जितने भी आप वेरिएबल लेके चलोगे फ्लूइड के सारे वाई के फंक्शन होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे एक चीज़ समझ आती है, जब किसी में भी एक्स नहीं आएगा, यानी कोई भी एक्स का फंक्शन है ही नहीं, तो अगर मैं किसी भी को, कोई भी वेरिएबल को, यहाँ कोई भी वेरिएबल रख लेना आप, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगी तो वैल्यू ज़ीरो आएगी। जब ये एक्स का फंक्शन है ही नहीं, तो भैया इन डिफ्रेंशिएशन के बाद वैल्यू तो ज़ीरो ही आनी है ना। तो यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है मेरे पास कि डेल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। समझ आया? कंडीशन याद करने के तरीके हैं, आप लोग याद रखिए। तो बस लिख दो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, अब तो आपको याद हो जानी चाहिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ मोशन, काफ़ी टाइम हो गया हमें पढ़ते हुए। ठीक है, तो देखो एक बार बताओ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि किस तरह से रिड्यूस हो जाएगी, कोई बात नहीं, समझ आनी चाहिए आप लोगों को। हम स्टार्टिंग से कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती क्या है, फिर देखना किस तरह से रिड्यूस होती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, अगर हम टू डायमेंशनल की बात करें, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गई एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये हो गई वी डायरेक्शन में वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा हम लोग डायग्राम बनाना तो भूल ही गए, डायग्राम बना लेते हैं पहले। दो प्लेट हम लोगों ने लेके चलनी, ये हो गई दो प्लेट। क्लियर? इनमें से एक प्लेट तो मूव कर रही है, दूसरी क्या है, रेस्ट पोजीशन पर है। तो देखो ये दो प्लेट हो गई हमारे पास, इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, इनमें से पहले वाई डायरेक्शन बता दो, ये वाई डायरेक्शन हो गई, ये एक्स डायरेक्शन हो गई। ठीक है, इस तरह से फ्लो हो रहा है। जो फ्लो का जो आप लोगों का डायग्राम बनेगा ना, देखो कुछ इस तरह से बनता है, यहाँ से देखो इस तरह से थोड़ा सा,
वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लोगों ने ये वाला डायग्राम बनाया था। क्लियर? ये जो देखो डायग्राम ठीक से बन नहीं पाया, मैं आपको बताती हूँ, आप लोग देख लीजिए अपनी स्क्रीन पे, आप लोगों के सामने हो रहा है सही सही डायग्राम शो। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, वेलोसिटी u हो गई y कॉमा वी नॉट, यहाँ पर v इज इक्व टू वी नॉट, u इज इक्व टू टी जीरो और t नॉट है। दूसरी वाली प्लेट पे जो वेलोसिटी v इज इक्व टू वी नॉट, ये कौन सी वेलोसिटी है? तो ये इंजेक्शन और सक्शन वाली है वी नॉट से जो हम शो कर रहे हैं। ठीक है, इस वाली प्लेट पे u इज इक्व टू क्या है? कैपिटल U, बिल्कुल ये मूव कर रही है ना, ये स्टेशनरी प्लेट है, ये स्टेशनरी प्लेट है इसलिए वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, ये मूव कर रही है इसलिए वेलोसिटी हो गई कैपिटल U। और यहाँ पे टेम्परेचर है जो है T1। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर जो T1 है वो ग्रेटर देन है T नोट से। ऊपर वाली पे टेम्परेचर ज़्यादा है, नीचे वाली प्लेट पे टेम्परेचर कम है। क्लियर? समझ आ रहा है आप लोगों को स्टूडेंट्स? डायग्राम अच्छे से बना लीजिए आप लोग। दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है h। चलें आगे। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो लिख दी, इक्वेशन ऑफ मोशन और लिख के बता दो जल्दी से। मैं बता दूं? तो मैं बता देती हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यदि एक्स कंपोनेंट की बात करें तो डी यू अपॉन डी टी इज इक्व टू होता है एफ एक्स माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस न्यू डेल स्क्वायर यू। अगर मैं वाई कंपोनेंट, ये हो गया एक्स कंपोनेंट, ये हो गया वाई कंपोनेंट, ठीक है, तो वो डी वी अपॉन डी टी, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन है वेलोसिटी है, ये वी डायरेक्शन है वेलोसिटी है, वाई कंपोनेंट है। ठीक है, इस तरह से लिंक करते हैं। चलो, एफ वाई माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल वाई प्लस न्यू डेल स्क्वायर वी। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, और इसे डाल दीजिए थर्ड। क्लियर? समझ आ रहा है? आगे चलो। एफ एक्स और एफ वाई क्या हो गए? ये वही बताया था, फोर्स है एक्स डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स, और ये वाई डायरेक्शन में। क्लियर? देखो हम लोगों ने यहाँ पर कहा है कि एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स बॉडी फोर्स एक ही चीज़ है, उनकी एब्सेंस में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एब्सेंस का मतलब यहाँ हम लोग एफ एक्स और एफ वाई को ज़ीरो लेकर चलेंगे। कंडीशंस याद रखनी है। एक कंडीशन आई थी डेल अपॉन डेल एक्स इज इक्व टू ज़ीरो, सेकेंड कंडीशन ये आ गई है, यही हमारे काम आएंगे इन्हें रिड्यूस करने में। यहाँ पे डी अपॉन डी टी होता है मटेरियल डेरिवेटिव, वो किस तरह से डिफाइन होता है ये हम लोग पहले भी पढ़े थे, आज दोबारा पढ़ रहे हैं, जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए। तो डेल अपॉन डेल टी प्लस यू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल अपॉन डेल वाई। इसी तरह से यहाँ डेल स्क्वायर और एक, ये कैसे डिफाइन होता है? तो डेल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अगर थ्री डायमेंशनल होता, जेड कंपोनेंट और चाहिए होता यहाँ पे, तो वाई की टर्म और आ जाती, प्लस डब्लू डेल अपॉन डेल जेड प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। समझ आया? दोनों में क्या टर्म जुड़ जाएंगी। ठीक है, डब्लू वाई जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाती है। अब रिड्यूस करो एक बार। हम लोगों ने यहाँ पर कौन सा फ्लो पढ़ रहे हैं? यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं स्टडी इन कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। स्टार्टिंग ही बताया था ना, स्टडी का मतलब होता क्या है? पहले भी तो पढ़ चुके हैं, डेल बाय डेल टी इज इक्व टू ज़ीरो, स्टडी का मतलब। समझ आ रहा है? चलो एक कंडीशन और ऐड हो गई हमारे, डेल अपॉन डेल टी इज इक्व टू ज़ीरो लेना है। तीन कंडीशन तो आ चुकी हैं, एक कंडीशन और हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। चाहो तो यहीं लिख लो, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड द इक्वेशन ऑफ मोशन इन द एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेस रिड्यूस टू, देन लिख लीजिएगा, है ना? चलो ऐसे लिख लो ना, यहाँ पर छोड़ो, यहीं पर लिख लीजिएगा। हेयर वी कंसीडर प्रेशर इज कांस्टेंट फंक्शन, प्रेशर इज कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, देन लिख दीजिएगा ये वाली चीज़ है। क्लियर?
यहाँ पर रहने दो, कुछ मत करो। तो प्रेशर कांस्टेंट है, एक कंडीशन और आ गई। तो यहाँ से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, प्रेशर कांस्टेंट आ गया तो ये दोनों टर्म हट जाएंगी, क्योंकि कांस्टेंट को किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, वैल्यू ज़ीरो ही आनी होती है। क्लियर? तो बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ ना कुछ कम हो रहा है इक्वेशन में से, थोड़ी छोटी इक्वेशन बचेंगी, सॉल्व करने में आसानी होगी हमें। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ नहीं पूछी कि यहाँ पर हम लोगों ने अभी कहा था कि जितने भी वेरिएबल लोगे आप लोग केवल y के फंक्शन होंगे। फिर यहाँ पर ये वेलोसिटी v नोट का भी कैसे हो गई फंक्शन? अरे v नोट यहाँ पर कांस्टेंट है, सक्शन और इंजेक्शन वेलोसिटी है जो कि एक कांस्टेंट है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा लिख दिया है। कांस्टेंट का कोई ना होता है फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू आप लोगों को दिया हुआ है 2x + 3, तो आप लोग इसे क्या कहोगे? तो ये f है, केवल x का ही तो फंक्शन है। हम यूँ कहते हैं कि इसमें कांस्टेंट टर्म भी तो आ रही है, तो ये कांस्टेंट का भी तो फंक्शन हो गया। नहीं कहते ना, केवल क्या कहते हैं, जो वेरिएबल आता है उसके लिए बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर वेरिएबल तो एक यही है ना, v नॉट तो कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर? चलो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ क्या क्या टर्म रिड्यूस होगी। स्टडी फ्लो है डेल बाय डेल टी ज़ीरो, ठीक है, ये टर्म हट जाती है। यहाँ पर जितने भी वेरिएबल है केवल x के फंक्शन है, तो ये वाली टर्म यूज आएगी। डेल अपॉन डेल एक्स ज़ीरो, तो ये भी हट जाएगी। बचा क्या? सिर्फ ये, तो डी बाई डी टी में सिर्फ यही टर्म बची है। डी बाई डी टी के साथ है क्या? u, तो ये वाली टर्म की जगह क्या आ जाएगा? v डेल u अपॉन डेल y। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ, फिर हम अच्छे से लिखेंगे। पहले हल्का सा कि v डेल u अपॉन डेल y, यही टर्म बची यहाँ पर, इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई जीरो लेना है, हट जाता है। प्रेशर कांस्टेंट है, ये टर्म हट जाएगी, बचेगी सिर्फ ये वाली टर्म न्यू डेल स्क्वायर। अरे ये भी तो है हमारे पास, बिल्कुल। डेल अपॉन डेल एक्स जब जीरो है तो डबल डेरिवेशन से जीरो आना ही आना है, ये टर्म भी हट जाती है, बचेगी सिर्फ ये। तो यहाँ पर क्या है? u, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ना, क्या दिक्कत है? डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 2 कुछ इस तरह से रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को तो हम भूल ही गए, चलो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है भैया, ये तो बहुत ईजी है। डेल अपॉन डेल एक्स जीरो लेना है बस, बचेगा क्या? ये वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी, ये वाली टर्म। तो इक्वेशन फर्स्ट कैसे रिड्यूस हो जाएगी? डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन सेकंड रिड्यूस हुई है, इक्वेशन फर्स्ट रिड्यूस हुई है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 डाल दीजिए, समझ आया? ये हो गई फिफ्थ। थर्ड इक्वेशन को और देख लेते हैं, ये कैसे रिड्यूस हो जाएगी। तो देखो डी बाई डी टी में तो वही ये वाली टर्म बची थी, अभी तो बताया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी डेल वी अपॉन डेल टी, सॉरी वी डेल अपॉन डेल वाई, सॉरी, इज इक्वल टू, ये टर्म जीरो है, ये टर्म जीरो है क्योंकि पी कांस्टेंट है, बची ये वाली टर्म, तो सिर्फ ये वाली टर्म यहाँ पर आ जानी है। तो क्या आ जाएगा? न्यू डेल स्क्वायर, न्यू डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये आ जाती है इक्वेशन नंबर 6। समझ आया किस तरह से रिड्यूस हुई? चलो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है, कि हम बार बार कह रहे हैं जितने भी वेरिएबल हैं केवल y के फंक्शन है। भैया जब वेरिएबल एक ही है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की क्या ज़रूरत है? पार्शियल डिफरेंशिएशन हम जब यूज़ करते हैं जब एक से ज़्यादा वेरिएबल की बात चल रही होती है। यहाँ पर एक ही तो वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पर जब डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो पार्शियल क्यों यूज़ कर रही हूँ? यू जब केवल और केवल y का फंक्शन है तो टोटल डेरिवेटिव यूज़ करो ना। तो यहाँ पर जितने भी आप लोगों ने पार्शियल लिख रखे हैं ना, ये सब टोटल में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अब देखो ये इक्वेशन नंबर कौन सी रिड्यूस हुई थी? हमारी इक्वेशन नंबर 3 रिड्यूस हुई थी। ठीक है, एक चीज़ देखना, मेरे को यहाँ ऐसा दिख रहा है कुछ डेल वी अपॉन डेल वाई ज़ीरो है, तो डेल वी अपॉन डेल वाई ज़ीरो है, तो यहाँ वैल्यू पुट करो। सिंगल डेरिवेटिव भी ज़ीरो है तो डबल तो जीरो आना ही है, ये टर्म भी ज़ीरो हो गई। तो सिक्स्थ इक्वेशन तो भैया हमारे वैसे ही हट गई और इक्वेशन कम हो गई। 3 में से 2 इक्वेशन बची है, ये तो ज़ीरो बराबर ज़ीरो होल्ड हो गए। 3 इक्वेशन लिखी तो इनमें से 2 इक्वेशन बची है। ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ ये बता चल रहा है कि जो v है, हमने कहा था जितने भी वेरिएबल है सब y के फंक्शन है, और ये तो y का भी फंक्शन नहीं है, इसका तो y के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। इसका मतलब हुआ ये कांस्टेंट है, इसका मतलब हुआ ये कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि v
एक कांस्टेंट है और इसे ही हम शो कर रहे हैं वी नोट से। समझ आया? आगे लिखेंगे अच्छे से, बट एक बार समझ लो। तो सिर्फ हमें इस इक्वेशन को पूरे टॉपिक में डिस्कस करना है। यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा ये टोटल डेरिवेटिव में। तो लिखें अब इसको अच्छे से। चलो इक्वेशन नंबर 4 कैसे आ जाएगी, v। आप लोग लिखना चाहो तो लिख भी देना, जो मैंने आप लोगों को बताया है कि केवल y का फंक्शन है, इसीलिए हम टोटल डेरिवेटिव में चेंज कर रहे हैं। du अपॉन dy इज इक्वल टू न्यू d2u अपॉन dy स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 7 अब हमें यहाँ पर यूज़ करनी है बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशंस किस तरह से दी जाएंगी, अभी तो डायग्राम बनाया था। y बराबर एक ऊपर वाली प्लेट पे, सॉरी नीचे वाली प्लेट पे y की वैल्यू क्या होगी 0, और ऊपर वाली प्लेट पे जब चल जाओगे तो y कितना हो जाएगा h। दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस h नहीं थी क्या? डायग्राम देखो सब समझ आएगा। ये दो प्लेट हो गई, ये y बनाया था, ये x बनाया था। यहाँ पर y और x कितना है 0 0। यहाँ पर पहुँच के y की वैल्यू क्या हो गई h, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है h। क्लियर? y बराबर जब 0 है नीचे वाली प्लेट पे तो वेलोसिटी भी 0 है। ऊपर पहुंचने के बाद वेलोसिटी u हो गई थी, और v तो दोनों में ही सेम था। ठीक है, चलो भैया इक्वेशन नंबर इन्हें डाल देते हैं 8। यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख देते हैं वो पूरी रामायण, कौन सी वाली, कि h डिस्टेंस है दोनों प्लेटों के बीच में, और u जो वेलोसिटी अपर प्लेट पे है, v नॉट कौन सी वेलोसिटी है, इंजेक्शन और सक्शन वाली है। चलो लिख देते हैं। देखो ये सब कुछ लिख के आना है आप लोगों ने एग्जाम में, ठीक है ये चीज़। बट याद रखिएगा यहाँ पर इंजेक्शन कौन सी प्लेट पे हो रहा है और सक्शन कौन सी प्लेट पे हो रहा है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। हमारा भी इक्वेशन नंबर आई थी ना, कौन सी 5th थी शायद। तो इक्वेशन नंबर 5th के बारे में लिख देते हैं कि वो क्या शो कर रही है, क्या इम्प्लाई कर रही है। तो इक्वेशन 5th इम्प्लाइज डैट कि v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, जिसे हम लोगों ने कहा है v नॉट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अपनी इक्वेशन लिख लो। अपनी इक्वेशन कौन सी, ये वाली। इसी इक्वेशन को तो पूरे में डिस्कस करना है। v को हमने क्या मान लिया है v नॉट। तो ये वाली इक्वेशन किस तरह से आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 7 रिड्यूस टू, किस तरह से आ जाएगी, तो ये आ जाएगा v नॉट du अपॉन dy इज इक्वल टू न्यू d2u अपॉन dy स्क्वायर। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को तो हम पहले वाले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी तो यहीं तक आए थे हम। इसके बाद चेंजेस हैं, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आ गया था, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों ने सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट ही लिखना है। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, तो ऑन सॉल्विंग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, तो वो आ जाएगा u अपॉन कैपिटल U इज इक्वल टू ई की पावर में क्या है ई लैम्डा नीटा -1 अपॉन ई लैम्डा -1। इक्वेशन नंबर डाल दीजिए 9th है ये शायद 9th। ठीक है, चलो इसके बारे में तो लिखो भैया ये नीटा क्या है। तो यह हमारा जो नीटा था वो था y अपॉन एच को माना था हम लोगों ने, और लैम्डा माना था v नॉट h अपॉन न्यू को। क्लियर? समझ आ गया? देखिए नाउ वी कैलकुलेट द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने वाले हैं। यहाँ हम मान के चल रहे हैं क्या कि जो स्टेशनरी प्लेट है और एक अपर प्लेट, दो प्लेट है, उन पे जो टेम्परेचर है T नॉट और T1 है। ये तो हम लोगों ने डायग्राम में भी देख लिया था। स्टेशनरी प्लेट, नीचे वाली प्लेट पे टेम्परेचर T नॉट था, ऊपर वाली प्लेट पे टेम्परेचर था T1। ठीक है, यही चीज़ मैंने लिखी है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, T नॉट और T1 कॉन्स्टेंट है। ठीक है, सिंस द टेम्परेचर of the plates are constant, the temperature distribution in the flow is a function of y only। यहाँ हम लोग क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो।
यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि जो टी नॉट और जो टी वन है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, टेम्परेचर एक वेरिएबल है ना भैया फ्लूइड का, तो वो तो वाई का फंक्शन आएगा। ये कोई ना टी नॉट और टी वन में ही पूरा इक्वेशन आ जाएगा, कहीं ना कहीं टी भी तो होगा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो वाई का फंक्शन होगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर सॉल्व करते वक्त एनर्जी इक्वेशन किस तरह से रिड्यूस हो जाएगी। अब ये हुई कैसे, तो देखो मैं आप लोगों को एक बार बता दूँ एनर्जी इक्वेशन हम लोगों ने क्या निकाली थी। देखो एनर्जी इक्वेशन हम लोगों ने कुछ इस तरह से निकाली थी पूरी की पूरी, कि रो डी बाई डी टी सी पी टी, टी टेम्परेचर हो गया, सी पी क्या हो गई स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिससे कि हम लोग यहाँ पर एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे। क्लियर, कांस्टेंट बिहेव करेंगे तो सी पी बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, डेल क्यू अपॉन डेल टी प्लस के डेल अपॉन डेल एक्स आई डेल टी अपॉन डेल एक्स आई प्लस फाइव। फाइव को हम कहते हैं डिसिपेशन फंक्शन, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एनर्जी इक्वेशन में। इसे हम लोग कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ हम लोग क्यू भी कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है, जीरो लेके चल रहे हैं ऐसे मान लीजिए, तो इसलिए ये वाली टर्म भी हट जाएगी। कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को ये समझने की कोशिश करनी है क्या एक्चुअली यहाँ पर क्यू होता क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था एनर्जी इक्वेशन में क्यू है, आप लोगों जो ये वाली टर्म हम लोगों ने निकाली थी ना इंटीग्रेशन में थी पूरी, आप लोग एक बार देखिए एनर्जी इक्वेशन में, वहाँ हम लोगों ने कहा था जो ये टर्म है ना ये बताती है एक्सटर्नल एजेंसी, यानी कि जो आप बाहर से हीट दे रहे हैं उसके बारे में बताती है। तो इसे हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर इस वाली टर्म को लेके चल रहे हैं जीरो। एक्चुअली यहाँ पर डेल क्यू अपॉन डेल टी ही हम कंप्लीट जीरो लेके चल रहे हैं, ऐसे समझिए। क्लियर, सीपी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी की आप लोगों ने वैल्यू पता ही है, यहाँ पर किस तरह से लिखोगे पता है ना स्टूडेंट्स, अभी तो लिखी थी, तो आप लोग उसे देखिएगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ टर्म रिड्यूस होंगी क्योंकि डेल बाय डेल टी जीरो है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, रो सी पी वी की जगह वी नॉट आ जाएगा, टी है ही और टोटल डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा, डी टी अपॉन डी वाई आ जाएगा, इस तरह से आएगा ना, डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो ये टोटल डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा क्योंकि केवल वाई का ही फंक्शन है टी। क्लियर, तो यहाँ पर ये टर्म आ जाएगी, ये ज़ीरो लेके चल ही रहे हैं, ये एज इट इज आ गया। बात आती है समझने की ये वाली, ठीक है, और फाई की वैल्यू तो ये होती है आप लोगों ने याद करनी है, मैंने पहले ही बताया है। ये वाली टर्म का मतलब क्या है, यहाँ पर टी का दो बार ही तो डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ एक्स आई का मतलब क्या है, टेंसर पढ़े होंगे आप लोगों ने एमएससी फर्स्ट ईयर में। एक्स आई का मतलब है आई की वैल्यू जा रही है 1 to n, यानी अगर 3 डायमेंशनल की बात करें तो x1 x2 x3, इन तीन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन लिखनी है। बट यहाँ हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो x1 और x2 की बात कर रहे हैं, और 2 डायमेंशनल में x1 और x2 को हम लोग सिंपल शो करते हैं x और y से, ठीक है। xi से मतलब कुछ भी नहीं है, यही है। और यहाँ पर हम लोग x को भी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि केवल y का फंक्शन मान के चल रहे हैं, तो इसीलिए डेल 2t अपॉन डेल वाई स्क्वायर मैंने लिखा है, और डेल की जगह वही y का फंक्शन है केवल, इसलिए टोटल डेरिवेशन में चेंज हो गया। समझ आया यहाँ से कैसे हुआ, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, बाउंड्री कंडीशन लिखी, y इज इक्वल टू 0 पे t की वैल्यू टी नोट है, पता है नीचे वाली प्लेट पे टेम्परेचर टी नोट है, ऊपर वाली प्लेट पे T1 है, सिंपल सी चीज़ है। देखो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने माना टी स्टार इस तरह से दिया जाएगा कि टी माइनस टी नोट अपॉन T1 माइनस टी नोट, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे जो टी है इसकी वैल्यू निकाली, तो इसको इधर भेज दोगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और फिर इस वाले टर्म को इधर भेज दी तो वो हो जाएगा प्लस टी नोट। क्लियर, डी टी अपॉन डी वाई निकाला, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करा और कुछ भी नहीं, तो T1 और टी नोट तो कॉन्स्टेंट है, ऐसे ही आ जाएंगे। यहाँ पर टी स्टार का होगा, अब टी स्टार का यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ एक चीज़, आप लोगों ने लिखा था जो नीटा है ऊपर माना था हम लोगों ने, वो क्या है y अपॉन एच, तो जो टी स्टार है इसका स्टूडेंट्स नीटा के रेस्पेक्ट में होगा, और फिर यहाँ पर करना था मैं लेकिन y के रेस्पेक्ट में है, तो फिर y का रेस्पेक्ट में कंप्लीट करने के लिए फिर हम नीटा को कर देंगे y के रेस्पेक्ट में, समझ रहे हो। यहाँ पर जो टी स्टार है उसका होगा नीटा के रेस्पेक्ट में, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को। एक ही बताओ, हम लोगों ने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा था क्या, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यही तो था कि u अपॉन कैपिटल U, ठीक है, ये यहाँ पर था नीचे, इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा नीटा -1 अपॉन ई की पावर लैम्डा -1। तो क्या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नीटा का फंक्शन नहीं है,
है ना। तो इसी प्रकार से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन भी नीटा का फंक्शन है। चाहो तो यहाँ पे लिख लो, कन्फ्यूजन हो रहा है तो। जो ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है नीटा का फंक्शन है। क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पे टी स्टार का नीटा के रेस्पेक्ट में होगा, तो डी टी स्टार अपॉन डी नीटा। फिर नीटा का कर देंगे हम वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई का तो 1 हो जाएगा और 1 अपॉन एच एज इट इज रह जाएगा। ठीक है। और टी नॉट कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। एक बार और डिफ्रेंशिएट करा, डी टू टी अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एज इट इज हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा डी टू टी स्टार अपॉन डी नीटा स्क्वायर। अब वही टी स्टार का तो नीटा के रेस्पेक्ट में कर दिया, लेकिन करना तो वाई के रेस्पेक्ट में है ना, तो फिर नीटा का कर देंगे वाई के रेस्पेक्ट में। तो नीटा का वाई के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वाई का 1 और 1 अपॉन एच कॉन्स्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। 1 अपॉन एच एक पहले से और था, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से u, कैपिटल U हम लोगों ने यहाँ लिखा था, इसको इधर भेज दिया, ये टर्म आ जाएगी। y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, u एज इट इज़ रहेगा, नीचे वाली टर्म कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगी, यहाँ का होगा तो 1 कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा। बात आएगी e की पावर लैम्डा नीटा की, तो e की पावर कुछ ही हो उसका डिफरेंशिएशन वही होता है। तो e की पावर लैम्डा नीटा का तो सिंपल सा हो जाएगा e की पावर लैम्डा नीटा, बट नीटा का तो होगा y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि नीटा तो y का फंक्शन है। तो नीटा का कर दे y के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, y का 1 और 1 अपॉन एच कॉन्स्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। लेकिन क्या हमारा इतना सा करने पर ही काम पूरा हो जाता है, कोई नहीं, ये तो एज इट इज आ गया, 1 अपॉन एच था तो वो आ गया 1 अपॉन एच। ठीक है, ऊपर 1 मान लो, एच है ही। क्या काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, तो लैम्डा कहाँ से आ गया। क्या आप लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा क्या, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, बट अगर ई की पावर ए एक्स की बात करें तो ई की पावर ए एक्स, और फिर हमें करना होता है, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हो गया, ऊपर वाली टर्म का ए एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का 1 और ए जो कांस्टेंट है वो एज इट इज आ जाएगा, तो वो आ जाता है मल्टीप्लाई में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ई की पावर लैम्डा नीटा का तो हो गया, लैम्डा नीटा का क्या हुआ, लैम्डा आ गया, नीटा का होगा 1। इस तरह से समझ आई पूरी टर्म। चलो आगे चल लेते हैं। आ गई तो आगे चल के क्या करना है, अरे ये हम वैल्यूज़ निकाल क्यों रहे हैं, हमें एक क्वेश्चन में लिखनी है ना। डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू आ गई, डी टी अपॉन डी वाई की वैल्यू आ गई, डबल डेरिवेटिव की भी तो आ गई, सिंगल और डबल दोनों की आ गई, डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू हमने अभी अभी निकाल ली। तो अब ये सारी वैल्यूज़ कुछ भी नहीं यहाँ पुट कर रहे हैं, डी यू अपॉन डी वाई की जो भी वैल्यू रखो उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो देखो क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर मेरी इस कॉपी में अलग डले हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पहले सॉल्व कर लिया था आपको पढ़ाने से पहले खुद को ही तो पढ़ना पड़ता है, तो ये तब मैंने पढ़ लिया था। तो जो एनर्जी इक्वेशन थी उसी को हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे चल लेते हैं। रो सी पी वी नोट वैल्यू पुट कर दी और कुछ भी नहीं करा, इसी तरह से यहाँ वैल्यू पुट कर दी, प्लस में डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू पुट करी और स्क्वायर साथ के साथ कर दिया। ई की पावर लैम्डा नीटा का स्क्वायर क्या होता है पता है ना, ई की पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ई की पावर क्या आ जाएगी, 2 लैम्डा नीटा। ठीक है, और सब चीज़ आप लोगों को यहाँ समझ आई गई होगी। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा है और कुछ भी नहीं करा। ये जो देखो ये वाली टर्म तो एज इट इज़ लिखी हुई है। क्लियर। T1 माइनस टी नॉट अपॉन एच यहाँ पर भी है, तो कुछ कैंसिल आउट करने की कोशिश करिए, तो यहाँ से कैंसिल आउट करिए, यहाँ पर एक 1 अपॉन एच बच जाएगा, वो ये रहा, ध्यान से समझना। फिर ये वाली टर्म यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पे नहीं है और कैंसिल कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि एच अपॉन, ध्यान से सुनना, एच अपॉन T1 माइनस टी नोट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो कट जाएगा एच से एच और इससे ये, इसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई करा तो सिर्फ एच वाली टर्म बचेगी, बच गई। यहाँ पर ही तो मल्टीप्लाई करा ना, तो मल्टीप्लाई करके देखो ये आ गई टर्म, एच स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एच बचेगा नीचे, T1 माइनस टी नोट तो है ही नीचे, मल्टीप्लाई करा है ना। समझ आया। आगे चलो, सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, ये वाली टर्म हम लोगों ने इधर ले ली, ठीक है, एच से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों तरफ एच वाली टर्म इधर ही है, ये वाली टर्म इधर ही है, इसको इधर भेज दिया तो वो माइनस आ गया,
एच भी हटा दिया यहाँ से, ऐसे समझ लो फिर वही कि एच से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से तो हट जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा और यहाँ एच आएगा क्या, यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो देख लो इसी तरह से, समझ आया। अब के को भी हटा दिया मैंने यहाँ से भैया, क्योंकि मुझे टी स्टार चाहिए, मैं जो भी इसके आसपास है सबको हटाती जा रही हूँ। के को भी हटा दिया, डिवाइड में चला गया, क्लियर। अब आगे मेरे पास ये, यहाँ से मैं टी निकाल लूँगी, टी स्टार। बट उससे पहले आप लोगों को बता दें स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट अगर पढ़ी हो तो, हम लोगों ने नहीं पढ़ी है क्योंकि वो मुझे एक्चुअली थोड़ी सी टिपिकल लगती है। तो ये था कि एग्ज़ाम पास आने वाले हैं तो ईजी चीज़ें हम कैच करें पहले, क्योंकि हमें नंबर चाहिए एग्ज़ाम में, अभी इस वक्त ये रिक्वायर्ड है। अगर सब चीज़ पढ़नी होती है तो स्टार्टिंग से पढ़ा जाता है और आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, बट मैंने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है, बाद में स्टार्ट करा है, इसीलिए मैंने ईजीएस्ट चीज़ें उठाई हैं, क्लियर। तो ये होता है स्टूडेंट्स एकट नंबर, ECKERT, एकट नंबर, ठीक है। ये इस तरह से दिया जाता है कि EC इज इक्वल टू U²/CP T1 - T0। ऐसे होता है एक प्रांटल नंबर, PRANDTL, प्रांटल नंबर। म्यू एक हम लोग हैं न्यू, और ये है म्यू, तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन रो। ये चीज़ रिलेशन याद रखिएगा, यहाँ हम लोगों ने म्यू लिखा है, ठीक है। PR इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू CP अपॉन के। और एक होता है पिकल्ट नंबर, PE' इज इक्वल टू लैम्डा PR, PR यही, क्लियर। अब देखो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी और कुछ भी नहीं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, V0H अपॉन न्यू, ये हम लोगों ने माना था तो वो लैम्डा की वैल्यू रख दी हम लोगों ने। और मैंने आप ये भी बताया कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन रो, ठीक है। तो यहाँ से रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू को नीचे भेज दो, म्यू अपॉन न्यू, म्यू अपॉन न्यू। तो वो रो की जगह हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ कर लिया, म्यू अपॉन न्यू है, इसकी जगह हम लोगों ने लिख दिया न्यू, सॉरी रो, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे, ये क्वेश्चन नंबर मैंने 6 डाली थी। तो इस इक्वेशन को इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए मैंने इस तरह से रिड्यूस कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं बहुत इजी है। ये आप लोगों के पास आ जाएगी D2T* अपॉन D नीटा स्क्वायर, LHS वाली टर्म एज इट इज़, और यहाँ बचेगा PE' DT* अपॉन D नीटा। आप करके देखिए, आप देखिए ना अपनी कॉपी में, ये यहाँ पर यही टर्म थी ना, इसकी जगह मैंने PE' लिख दिया, और DT* अपॉन D नीटा एज इट इज़ है, माइनस एज इट इज़ है, ठीक है। अरे इक्वल नहीं है, माइनस है ना, एज इट इज़ है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इन वैल्यूज़ को ज़रा देखना, वैल्यूज़ को देखना ज़रा, U² अपॉन T1 - T0, CP तो नहीं है तो भैया कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। CP नहीं है तो क्या हो गया, EC और PR को मल्टीप्लाई करो, CP से CP कट जाएगा, और जो भी बचेगा ना यहाँ पर वो मैंने लिख दिया है, समझ गए होगे, इतने छोटे नहीं हैं अब आप लोग, ठीक है। अगर स्टूडेंट दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में, मैं और अच्छे से बताऊँगी, बताएंगे नहीं जब तक कैसे पता लगेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ इक्वल टू है, PE' वाली टर्म को मैं इधर ले गई क्योंकि इसमें भी T* है, तो ये वाली टर्म इधर ले गई तो माइनस हो गया, इक्वल टू में ये वाली टर्म एज इट इज़ चली रही है विद माइनस साइन, क्लियर, समझ आया यहाँ तक। इसे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 7। चलो आगे चलते हैं, इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7 एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम लोग देख सकते हैं D2 आ रहा है, D2T* आ रहा है, तो D2 सेकंड ऑर्डर 2 आ रहा है, ठीक है। अगर DT* आता केवल तो हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर का तो मतलब समझ आता है ना, यहाँ पर कहीं ऐसा आ रहा है क्या, D2T* अपॉन D नीटा स्क्वायर का स्क्वायर, यानी एक से ज़्यादा पावर तो नहीं आ रही ना, ना कहीं ऐसा आ रहा है कि T* का स्क्वायर हो, नहीं आ रही ना, तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं लीनियर। लीनियर का मतलब होता है पावर एक, क्लियर, एक से ज़्यादा होते नॉन लीनियर हो जाता है। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, BSc सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक में अच्छे से, जो भी इक्वेशन दी हुई है क्या दिया हुआ था कि D2T* अपॉन
डी नीटा स्क्वायर माइनस पी ई डैश डी टी स्टार अपॉन डी नीटा। ठीक है, तो वहाँ पर जहाँ डी अपॉन डी नीटा है ना, उसकी जगह हम लोग क्या मान लेते हैं, एम। डी नीटा की जगह हम लोग मान लेते हैं एम। तो क्या आ जाएगा, अगर डी टू की बात करें तो एम स्क्वायर, तो वो ये आ गया माइनस पी डैश, फिर क्या था डी टी स्टार अपॉन डी नीटा, तो उसकी जगह फिर दोबारा क्या आ जाएगा, एम। ये देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ, इस तरह से लिखा हुआ था ना, डी नीटा स्क्वायर माइनस पी ई डैश। एक्चुअली लेक्चर काफ़ी लेंथी हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पर हम लोग इसे कैसे लिखते हैं, डी अपॉन डी नीटा को आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, डी नीटा स्क्वायर माइनस पी ई डैश। ठीक है, और यहाँ क्या है, डी अपॉन डी नीटा। टी स्टार हम लोगों ने ले लिया बाहर। ठीक है, टी स्टार बाहर ले लिया, अंदर की टर्म एज इट इज है। अब हम लोगों ने यहाँ पर बताया मैंने कि डी अपॉन डी नीटा को मान लेते हैं एम। तो ये इसको नहीं लिखना है, ये इज इक्वल टू में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, यहाँ तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अगर जीरो है तो हम लोग क्या कहेंगे, अंदर वाली टर्म को सिर्फ सॉल्व करते हैं, टी स्टार को नहीं लिखते। ऑक्सिलरी इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है, इसकी जगह आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस पी डैश, ये आ गया एम इज इक्वल टू जीरो, लेकर इसे सॉल्व करो, एम की वैल्यूज निकालो। क्लियर, तो बस इसी तरह से सॉल्व करा हम लोगों ने, एम कॉमन ले लिया, एम माइनस क्या बचा, पी डैश इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से या तो ये वाली टर्म जीरो है या फिर ये वाली टर्म जीरो है, जब भी तो दोनों का मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है, एक भी जीरो हो गई तो मल्टीप्लाई जीरो आएगा। तो यही मैंने लिखा है कि या तो एम इज इक्वल टू जीरो है या फिर एम माइनस पी ई डैश इज इक्वल टू जीरो है। तो जब ये वाली टर्म जीरो है तो इसको इधर भेज दिया, तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ई डैश। तो देखो वही लिखा है। तो यहाँ से सी एफ क्या आ जाता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है ये सब चीज़ें। सी एफ आ जाएगा जब इस तरह से सॉल्यूशन, जब इस तरह से सॉरी जब इस तरह से सॉल्यूशन आते हैं तो सी एफ ऐसे दिया जाता है, सी वन प्लस सी टू ई की पावर पी ई डैश। और किस में इक्वेशन है आप लोगों के, नीटा में है ना, नीटा को माना था ना यहाँ पे डी अपॉन डी नीटा को एम। तो जो भी यहाँ पर वेरिएबल होता है वो आ जाता है। यहाँ पर क्या आएगा, ई की पावर जो भी यहाँ पर बचा है आप लोगों के पास, जीरो और फिर नीटा। तो ई की पावर जीरो तो वन हो जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। और यहाँ पर एक एम क्या है, पी डैश, तो वो आ गया ई की पावर पी डैश और नीटा। समझ आया, पी आई कैसे दिया जाएगा, तो जो भी मैंने अभी बताया था, यदि यहाँ पे जीरो नहीं है, जो भी आप लोगों का कुछ ना कुछ टर्म है, तो पी आई निकलता है इससे, आर एच एस से। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, अभी आप लोगों की क्या इक्वेशन बनी थी, यहाँ से इसे हम लोग कह रहे हैं कैपिटल डी अगर कह दें तो डी स्क्वायर माइनस पी ई डैश डी, डी स्क्वायर माइनस पी ई डैश डी। समझ रहे हैं, आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ रखा है स्टूडेंट्स ये चीज़ें। इसे हम लोग कैसे लिखते हैं कि डी स्क्वायर माइनस पी ई डैश डी, बाहर ले लिया टी स्टार, और यहाँ पे डी की जगह एम पुट करा, इसे डी तो कह रहे हैं, एम पुट करा, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो बस ऐसे ये वाली टर्म यहाँ पे लिखते हैं, और जो भी आरएचएस में लिखा हुआ विद माइनस, माइनस भी तो था ना, वो कंप्लीट यहाँ लिख देते हैं। अब इससे निकलता है पी आई। तो देखो जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे तो हम लोगों ने बाहर ले लिया, यहाँ पे नीटा डी किसके लिए, नीटा के लिए है ना, तो नीटा वाली टर्म अंदर बच जाएगी। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो फॉर्मूला सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं हम लोग, जहाँ भी डी है उसकी जगह हम लोगों ने यूज़ कर लेना है क्या, टू लैम्डा। तो क्या आ जाएगा, ये टर्म तो ऐसी चीज़ है, डी की जगह टू लैम्डा, जो भी मल्टीप्लाई होता है वो लिख देते हैं। ठीक है, और वाली टर्म एज इट इज। ये पी आई निकालने का तरीका है, समझ आया। अब सी एफ आ गया, पी आई आ गया, सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है, सी एफ प्लस पी आई से। तो इक्वेशन नंबर 7 का क्या सॉल्यूशन हो जाएगा आप लोगों के पास, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ ये रहा, प्लस में क्या आ जाएगा, पी आई, तो दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया टी स्टार। इक्वेशन नंबर 7 का सॉल्यूशन आ गया। इक्वेशन नंबर 7 ही तो थी ना हम लोगों के पास, जो भी जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका इस तरह से सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे C1 और C2 कोई भी कांस्टेंट है जिनकी कि हमें वैल्यू निकालनी है, बाउंड्री कंडीशन क्या है यहाँ पर, तो वो है, अब नीटा के लिए लिखनी पड़ेगी ना बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि नीटा है, तो जब नीटा की वैल्यू जीरो है तो टी स्टार भी जीरो है, और जब नीटा की वैल्यू वन है तो टी स्टार की वैल्यू भी वन है।
क्लियर। अब इन दो बाउंड्री कंडीशन से C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो नीटा की जगह 0 लिखोगे, टी स्टार की जगह भी 0 लिखना है। तो ये 0 यहाँ टर्म, ई की पावर क्या आ जाएगी 0, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो C1 प्लस C2 इज इक्व टू क्या आ गया 0। ये वाली टर्म बी तो आएगी। तो ये वाली टर्म में क्या है, नीटा की जगह आप लोगों ने क्या लिखना है 0। ठीक है, तो और नीटा की जगह 0 लिखा, तो ये वाली टर्म तो हट ही जाएगी, सिर्फ यहाँ से टर्म बचनी है, क्योंकि ई की पावर यहाँ 0 हो जाएगी और उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से बचेगा क्या कि 0 इज इक्व टू C1 प्लस C2 माइनस में ये वाली टर्म। क्लियर। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड कंडीशन को यूज़ करेंगे। देखो ये आ गई। ठीक है, अब ये काफ़ी लंबी चौड़ी टर्म है, बार बार लिखनी पड़ रही है, इसे मैं अल्फा कह रही हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी टर्म बार बार क्या लिखना, छोटा सा कर लेते हैं इसे। तो 0 इज इक्व टू क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 माइनस अल्फा। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन यूज़ करते हैं कि जब नीटा की वैल्यू 1 है, टी स्टार भी 1 है, तो वही इक्वेशन जो जिसमें अभी हमने फर्स्ट कंडीशन लिखी थी आप लोग लिखिए, तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब भाई ये मैंने अल्फा माना है तो यहाँ पर भी पुट कर दिया है, ये आ गया अल्फा। अब देखो दो इक्वेशन आ गई, कैसे भी इनको सॉल्व करके आप लोगों ने C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने इसे इक्वेशन नंबर ए कह दिया, इसे बी कह दिया। यदि मैं देख पा रही हूँ ए में से बी को माइनस कर देती हूँ तो C1 से C1 कट जाएगा, C2 में इक्वेशन बच जाएगी और फिर मैं C2 की वैल्यू निकाल पाऊंगी। तो इसमें से इसको माइनस करा तो C1 से, तो C1 कट गया। ठीक है, बचेगा क्या, C2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस आ जाएगा ई की पावर पी ई डैश, और जब C2 की वैल्यू निकालनी है तो उसको अपॉन में भेज देंगे। समझ आ रहा है। देखो इसमें से इसको सिंपल माइनस करा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, C1 से C1 कट ही जाएगा, इज इक्वल टू में ये वाली टर्म आप लोगों के पास आ जाएंगी। अल्फा कॉमन ले लिया, जब अल्फा कॉमन आ रहा है तो अब C2 की वैल्यू चाहिए तो इसको डिवाइड में भेज दिया और इस वाली टर्म को इधर भेज दिया, तो -1 माइनस ये वाली टर्म आ जाएगी। तो इसमें से भी देखो मैंने एक माइनस कॉमन ले लिया तो उसको प्लस कर दिया, जब ये यहाँ पर क्या है, ई की पावर 2 लैम्डा -1 है, और अगर मैं इधर लेके जाऊँगी तो एक माइनस आएगा, उससे मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 माइनस की जगह प्लस का हो गया और ये माइनस की आ गई। समझ आ रहा है। C2 की वैल्यू आ गई, और जब C2 की वैल्यू आ गई तो आप लोगों को पता है C1 की वैल्यू तो किसी भी क्वेश्चन में रख के निकाल लो, A में या फिर B में। तो C1 की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, मैं इससे निकाल लेती हूँ, ज़्यादा सिंपल पड़ेगी। C1 इज इक्व टू अल्फा माइनस C2 की वैल्यू पुट कर दी तो C1 की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास, C1 की वैल्यू आ गई। अब C1 और C2 जब दोनों की वैल्यू आ गई तो आपकी जो टी स्टार था है ना, जिसमें C1 और C2 आए थे, उनमें इक्वेशन नंबर 8 में वैल्यू रख दो तो आप लोगों को क्या मिलेगा, टी स्टार इज इक्व टू C1 की वैल्यू रखी और C2। अपनी नोटबुक में देखिए इक्वेशन में वैल्यू रखोगे तो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। माइनस में यहाँ पे लिखना है वाली टर्म जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख दी है, माइनस अल्फा ई की पावर 2 लैम्डा नीटा। ठीक है, आप लोग पुट करिए, यही चीज़ आ जाएगी। अब जब टी स्टार इज इक्व टू आप लोगों के पास ये आ गया है, ठीक है, तो इसे सॉल्व भी तो करना है और कुछ भी नहीं करना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो देखो मैंने सॉल्व करा है, अब मैं आपके सामने सॉल्व करूँगी, टाइम लगेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग करके देखिएगा। अल्फा कॉमन ले लिया, अंदर बचेगी ये वाली टर्म, इसके बाद मल्टीप्लाई में ये है, फिर माइनस ई की पावर 2 लैम्डा नीटा। ठीक है, ब्रैकेट बंद। समझ आया। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी पी ई डैश नीटा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में ऊपर है ना, ई की पावर में ये माइनस ई की पावर पी ई डैश, ये वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी अल्फा। अब एक चीज़ करो ना, यहाँ पर एलसीएम ले लो, 1 माइनस ई की पावर पी ई डैश, एलसीएम ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, काफ़ी कुछ बचेगा, और यहाँ पर ई की पावर पी डैश, ये तो एलसीएम में चला गया तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 माइनस ई की पावर पी ई डैश। यहाँ पर तो ये दोनों टर्म एज इट इज आएंगे क्योंकि इन दोनों के नीचे तो है ही, तो -1 माइनस ई की पावर 2 लैम्डा प्लस ये वाली टर्म भी एज इट इज आ जाएगी, और इन दोनों के मल्टीप्लाई में ये, सॉरी ये इसी के तो मल्टीप्लाई में है, तो ये टर्म तो इसके साथ ही है ना, एज इट इज पी ई डैश नीटा। बची ये वाली टर्म, तो इससे ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसके आगे जो भी आना मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना, अपॉन में उसकी ये चल ही रहा है कि ई की पावर क्या है -2 लैम्डा नीटा, और मल्टीप्लाई में ई की पावर पी ई डैश।
क्योंकि आप लोगों ने ये लिया एलसीएम। अब कुछ भी नहीं, अंदर इनको मल्टीप्लाई करो, इनका ब्रैकेट ओपन करो, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करना है सिंपल आप लोगों ने, और कुछ भी नहीं करना। तो स्टूडेंट्स जब सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों के पास जो टर्म आएगी मैं वो लिख देती हूँ। देखिए कुछ भी नहीं, सिंपल ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ है, अल्फा की वैल्यू रख दी, ठीक है, और अंदर वाली टर्म भी हल्का फुल्का सॉल्व करा और कुछ भी नहीं करा, सिंप्लीफाई करना है आप लोगों को और कुछ भी नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला खुद करोगे तो, ठीक है। ये वाली ब्रैकेट की टर्म एज इट इज़ है और अपॉन वाली टर्म ये रही, ठीक है, समझ आया। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ कहना चाह रही हूँ, ये तो आ चुका है टी स्टार, यदि हम यहाँ पर एकट नंबर को ज़ीरो ले लेते हैं, ये एग्ज़ाम में आप लोगों ने यहीं तक नहीं छोड़ के आना है, जो मैं बता रही हूँ वो भी करके आना है, ठीक है। एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स यहाँ तक करके आना है जहाँ तक मैं बता रही हूँ। यदि एकट नंबर को ज़ीरो ले लेते हैं, एकट नंबर को ज़ीरो लेने का मतलब है जो इंटरनल फ्रैक्शन के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ज़ीरो मान रहे हैं, तो टी स्टार क्या हो जाएगा। देखो पहले मैं थ्योरी लिख देती हूँ जो बोल रही हूँ। देखो एकट नंबर को अगर जीरो ले रहे हो इसका मतलब है इंटरनल फ्रैक्शन के द्वारा जो हीट जनरेट हो रही है, जो पैदा हो रही है हीट, ठीक है, उसे आप लोग नेग्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो एकट नंबर को जीरो ले लिया तो भैया एकट नंबर तो ये रहा, तो ये पूरी टर्म ही खत्म हो गई जब ये जीरो हो गया तो फिर टी स्टार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बहुत ही छोटा सा पी ई डैश नीटा माइनस 1 माइनस ई की पावर पी ई डैश। 2018 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब क्वेश्चन आया था तो यहीं तक करके आना था। क्लियर, समझ आया। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है। यहाँ